बातें हैं। तो बच्चों आओ, अब अगला पॉइंट था इसमें कि वन कंप्लीट वेव, एक नोट आपने याद रखना है कि वन कंप्लीट वेव हम किसको कहा करते हैं। जरा बताइए कि एक कंप्लीट वेव किस चीज से मिलकर बनती है। व्हाट इज अ वन कंप्लीट वेव? रिमेंबर, one complete wave is formed when one crest and one trough, they both join up. Remember, a wave is completed when one crest and one trough joins together. That creates a one complete wave. अब मेरा आपसे सवाल यह है कि if this is one complete wave, तो जरा पिक्चर्स बनाते हैं कि एक वेव किस तरह मुकम्मल हो सकती है। जरा ये देखिएगा। देखिए, लुकिंग एट दिस पिक्चर, मुझे बताइए कि इस पूरे जोन को, इस पूरे जोन को सी, व्हाट डू वी कॉल दिस? दिस होल जोन इज अ क्रेस्ट। ठीक है जी, जी होल रीजन है। देखिए, मैं एक दफा दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि क्रेस्ट हम खाली इस लाइन को नहीं कह रहे, इस वाले क्रेस्ट कहते हैं ये जो पूरा, देखिए ये जो पूरा समझो, ये पूरा जोन है ये वाला, यानी ये पूरा बल्ज, इसे क्रेस्ट कहा जाता है। तो ये इस क्रेस्ट की आउटर बाउंड्री है ना, तो चाहे इसको कह लो या पूरे रीजन को कह लो, बात एक ही नहीं है। क्या ख्याल है? तो इस पूरे जोन को हम, मीन पोजीशन से ऊपर जोन को हम क्रेस्ट कहते हैं। तो जरा एक बात बताओ कि देखो, ये क्रेस्ट की आउटर बाउंड्री है, दिस इज वन क्रेस्ट, एंड जब इसके साथ यहां से ये एक पूरा ट्रफ भी जुड़ जाए, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये पूरा दिस होल फॉर्मेशन, this whole formation up till this point is called one complete wave. No, amplitude नहीं, इसे एक मुकम्मल वेव का टाइटल दिया जाता है। शायद आपने गलती से लिख दिया हो, इसे वन कंप्लीट वेव कहते हैं। तो देखो ना, एक पूरा क्रेस्ट और इधर से उसके साथ एक पूरा ट्रफ, ये दोनों चीजें, एक पूरा क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ, ये पूरी चीज, this is one complete wave. See, like this, and इधर से लेके इधर तक, this is one complete wave. Yes, इसको एक पूरी वेव कहते हैं। तो जरा देखिएगा, if I draw this picture like this, कि देखिए मैं इसको, ये पूरा एक क्रेस्ट है और ये पूरा एक ट्रफ है, तो ये पूरी शक्ल, इसको हम एक कंप्लीट वेव का टाइटल दिया करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है, जरा इधर वापस इस पिक्चर पे आइए, मुझे ये बताएं कि मैं अगर यहां से शुरू करूं, तो डू यू अग्री कि ये जो मैं देखो हाइलाइटर इस पे फेर रहा हूं, जरा गौर से देखना, ये क्रेस्ट का हाफ है ना, दिस इज हाफ क्रेस्ट एंड दिस इज फुल ट्रफ, और यहां से ये इसका हाफ क्रेस्ट है। जरा बताना, क्या ये फॉर्मेशन भी, ये जो मैंने रेड हाइलाइटर से इसको हाईलाइट किया है, क्या इसको भी फिजिक्स में पूरी वन कंप्लीट वेव कंसिडर किया जा सकता है? यस और नो? बिल्कुल सही। तो देखिए, इसको भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जरा लॉजिक सुनो। लॉजिक ये है कि देखो, ये आपके पास दिस इज हाफ, ये पूरी हाफ क्रेस्ट है ना, देखो ये हाफ क्रेस्ट है, और इधर से ये भी क्या है, दिस इज हाफ क्रेस्ट। तो हाफ क्रेस्ट प्लस हाफ क्रेस्ट कंबाइन होकर बोलो क्या बनाती है? हाफ क्रेस्ट प्लस हाफ क्रेस्ट विल कंबाइन टू फॉर्म अ वन कंप्लीट क्रेस्ट, फुल क्रेस्ट। ऐसा ही है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये फुल क्रेस्ट है, तो इस फुल क्रेस्ट के साथ ये पूरी फुल ट्रफ भी नहीं है, तो सी दिस इज फुल ट्रफ, तो फिर इसको भी वन कंप्लीट वेव माना जा सकता है। कि देखो, इस क्रेस्ट के पीक से इधर तक हाफ क्रेस्ट, दिस इज अ फुल ट्रफ, एंड दिस इज अ हाफ क्रेस्ट। तो हाफ क्रेस्ट प्लस हाफ क्रेस्ट मेक्स अ फुल क्रेस्ट, एंड ये फुल ट्रफ तो आ ही रही है बीच में। तो फिर इस शक्ल को भी फिजिक्स में वेव कंसिडर किया जा सकता है। जी आएंगे इस पे, डायग्राम्स पे बात करते हैं। तो आपको इसको डायग्रामेटिकली ही समझना है
कि देखिए मैं ये कह रहा था कि यहां से ये पूरा आधा क्रेस्ट, ठीक है जी, और फिर इधर से ये पूरा ट्रफ, और फिर इधर से ये आधा क्रेस्ट। तो इस शक्ल को भी एक मुकम्मल वेव का टाइटल दिया जा सकता है। सिमिलरली एक और तीसरी शक्ल भी तो हो सकती है, ये समझ आई बच्चों? तो हम याद रखिए, हम इसको भी वी कॉल दिस अ वन कंप्लीट वेव लाइक दिस, क्योंकि दिस इज वन कंप्लीट क्रेस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ। ये एक पूरी कंप्लीट वेव है। इसी तरह ये आधा क्रेस्ट, ये पूरा ट्रफ, और ये आधा क्रेस्ट, ये भी एक मुकम्मल वेव बनती है। और आ जाते हैं इसके बाद जरा तीसरे टाइप के केस पे, कि अगर ऐसा हो, जरा मुझे बताइएगा कि अब इधर से मैं अगर शुरू करूं, तो गौर करो, ये पूरा आधा ट्रफ है, दिस इज हाफ ट्रफ। यू ऑल एग्री दिस इज हाफ ट्रफ, राइट? और ये पूरे का पूरा एक कंप्लीट क्रेस्ट है, दिस इज वन कंप्लीट, ये एक कंप्लीट क्रेस्ट है। और यहां से लेकर यहां तक दिस इज हाफ ट्रफ। तो एक बात बताइए कि क्या इस डिजाइन को भी सी यहां से यहां तक, देखिए मैं इधर से इसको अगर बनाऊं तो इधर से लेके इधर तक एंड देन प्रोसीडिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, क्या दिस डिजाइन इजंट कॉल्ड अ कंप्लीट वेव ऑल्सो? बिल्कुल सही। तो हम इस शक्ल को भी एक कंप्लीट वेव का टाइटल दे सकते हैं कि देखिए यहां से यहां तक ये एक ट्रफ है, आधा ट्रफ है सॉरी, ये एक मुकम्मल क्रेस्ट है, एंड देन दिस इज आधा ट्रफ। तो ये शक्ल भी एक कंप्लीट वेव कंसिडर की जा सकती है। फिजिक्स में इन तीन शक्लों को हमेशा एक मुकम्मल वेव का टाइटल दिया जाता है। बात समझ आई सबको? तो अब देखिए फिर एक नया वर्ड इसमें इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं वेव लेंथ। तो एक मुकम्मल वेव यानी वन कंप्लीट वेव को तो पहचानना हमने सीखा, बट वेव लेंथ हम कहते हैं किसको? अब जरा इस पे आ जाइए। वेव लेंथ कहते हैं किस चीज को जी? वेव लेंथ किस चीज को कहा जाता है? वेव लेंथ याद रखिए, नाम से लग रहा है कि ये एक एक क्या चीज है? दिस इज अ डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस को कहते हैं। और वेव की लेंथ तो समझ में आ रहा है कि यार एक वेव जितना हॉरिजॉन्टल फासला, सी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ सिंगल वेव कवर्स, उसको कहा जाता है वेव की लेंथ। बट इधर मैं आपको बच्चों जरा पहले दो तरह की डेफिनेशंस बताऊंगा, लेकिन पहले आइएगा कि वेव लेंथ को डिनोट किससे किया जाता है। फॉर्मूलाज में एनी आइडिया जी के वेव लेंथ को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? याद रखिए, इसको डिनोट किया जाता है, इस किस्म की एक आप लाइन बनाएंगे सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट वाली, छोटी सी एक सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइन बनाएंगे, और इधर से आप इसको ऐसी एक लाइन बनाएंगे, तो इस सिंबल को वी कॉल दिस सिंबल एज द डिनोटिंग सिंबल फॉर वेवलेंथ। बट यार इस सिंबल का अपना नाम क्या है? नेम ऑफ दिस सिंबल इज कॉल्ड, नेम ऑफ दिस सिंबल इज कॉल्ड लैम्ब्डा, LAMBDA। वी कॉल दिस लैम्ब्डा। इसमें बी साइलेंट है, तो लैम्डा इसको कहा जाता है। याद रखिए, ये सिंबल यूज होगा फॉर व्हाट? ये लैम्डा का सिंबल यूज होगा वेवलेंथ के लिए। जैसे देखो अभी थोड़ी देर में हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो उसमें ये लैम्डा जो है, दिस इज वेवलेंथ की वैल्यू। खैर, चूंकि इट इज अ लेंथ, तो वैसे तो इसके SI
यूनिट्स होने चाहिए मीटर्स, एसआई यूनिट्स तो मीटर्स होंगे, बट न्यूमेरिकल्स में कब इसे क्या पुट करना है वो तो बताता हूं, बट वैसे अदरवाइज आपने हमेशा एसआई यूनिट्स का सिलेक्शन करना है। तो खैर ये तो चीज आ गई। अब जरा इसकी बच्चों डेफिनेशन नंबर 1 पे जरा आप देखिए कि इसकी पहली डेफिनेशन क्या बनेगी। जी मैं आता हूं उस पर। अब पहली डेफिनेशन इसकी ये है कि वेवलेंथ इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब जरा देखो मैं आपको इधर बता दूं इस पिक्चर पे, पहले मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा फासला था ये एक कंप्लीट क्रेस्ट और ये जो पूरी की पूरी एक कंप्लीट ट्रफ बनती है। जरा बताओ बच्चों ये जो हाईलाइटेड डिजाइन है इसे कितनी वेव्स कहूं? आर दीज टू कंप्लीट वेव्स और वन कंप्लीट वेव? ये जो मैंने हाईलाइट किया है दिस इज वन कंप्लीट वेव। तो देखो अब इसका, इस वन कंप्लीट वेव का, ये जो एक वेव का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को सी दिस वन, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन रहा है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि देखो ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या प्लॉट हुआ है, डिस्टेंस, तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम वेव लेंथ का टाइटल दिया करेंगे। समझ आई बात? तो हम कह सकते हैं ना कि वेव लेंथ किस चीज को कह रहे हैं? वेव लेंथ इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहा जा रहा है जो एक वेव पूरा कवर कर रही है। तो एक वेव पूरा करते वक्त जो वो कर रही है, तो नहीं उस तरह नहीं इसको लिख सकते, लैम्डा का साइन जैसे बताया, एक सेकंड टू फोर्थ की लाइन और फिर एक छोटी सी फर्स्ट टू थर्ड वाला कट, यानी उल्टा वाई सा एक लैम्डा का सिंबल है। तो हम ये भी कह सकते हैं पहली डेफिनेशन देखिए, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ इज कि वेवलेंथ इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वेवलेंथ इज द horizontal distance between what? It is the horizontal distance between, it is the horizontal distance between एक सेकेंड, horizontal distance between two consecutive, अब ये मैं क्या लिख रहा हूं जरा एक मिनट मैं बताता हूं आप, between two consecutive crests और troughs। ये पहले लिख लो जरा डेफिनेशन नंबर 1 कि wavelength is the horizontal distance between two consecutive crests और troughs। अच्छा बच्चों एग्जाम में इस तरह के ये स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं करने ना, ये डिजिटल बात लिखो ऐसे 2TWO2 करके ले। जी बताता हूँ, नहीं खाली क्रेस्ट नहीं लिखना, पहले ये लिख लीजिए, सॉरी लिखना नहीं है, आपके पास नोट्स होंगे तो आप इसको डायरेक्ट रिवीजन शीट पे डालोगे, सॉरी आई फॉरगॉट। आप इसको अभी बैठे बैठे याद करो समझ कर कि वेव लेंथ इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। जरा देखिए मैं इसको इस बात पे आपको अप्लाई करके अब बताता हूं। एक तो देखो बच्चों वेव लेंथ का सबसे सिंपलेस्ट मीनिंग क्या था कि देखिए दिस इज द वन क्रेस्ट एंड दिस इज वन ट्रफ जो यहां आ रहा है। अब इस पूरी एक वेव का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये इस पूरी एक वेव का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लैम्डा यानी वेव लेंथ का टाइटल देते हैं। एक तो ये बात होगी, बट मैं डेफिनेशन में क्या कह रहा था, जरा मुझे एक बात बताओ, गौर से इसको जरा देखिएगा सारे पहले कि देखो बच्चों यहां से लेकर इधर तक, एक बात बताइए क्या इस डिस्टेंस को भी लैम्डा का टाइटल दिया जा सकता है? कैन वी कॉल दिस डिस्टेंस एज लैम्डा ऑल्सो? बताइए जी। अब देखो इसको क्यों लैम्डा कहा जा सकता है, जरा गौर से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि ये हाफ क्रेस्ट है और ये फुल ट्रफ है एंड दिस इज द हाफ क्रेस्ट अगेन। इज दिस होल हाईलाइटेड डिजाइन अ वन कंप्लीट वेव? इफ इट इज अ वन कंप्लीट वेव तो फिर उसका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इधर से लेकर
यहां तक, जरा गौर से देखो, ये फासला भी उतना ही डिस्टेंस नहीं है जितना ये है, तो इस फासले को भी लैम्डा कंसिडर किया जाएगा. यू मस्ट कॉल दिस डिस्टेंस एज द व्हाट, एज द लैम्डा. तो मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो लैम्डा की बात थी, ये समझ में आई सबको, आपको? तो इस फासले को भी लैम्डा कंसिडर किया जा सकता है. नाउ वॉच, कि देखिए इसमें मैं अब ये कर रहा हूं, जरा सुनना. तो ये क्लियर हुआ सबको? तो देखिए मैं दोबारा समझा दूं कि इधर से लेके, देखो ना यार, आपने वेव लेंथ इसको भी तो कह सकते, ये पूरी एक वेव है ना, ये क्रेस्ट, हाफ क्रेस्ट है, ये फुल ट्रफ है, और ये हाफ क्रेस्ट. तो ये पूरी एक वेव है. अग्रीड? अगर ये पूरी एक वेव है, तो क्या इस पूरी वेव का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लैम्डा या वेव लेंथ नहीं कह सकते? क्यों जी? तो ये फासला कैसे मिलेगा? जाहिर है आप इसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे जाओगे कि इसके सामने ये आ रहा है, इसके सामने ये आ रहा है, तो ये जो 2 से लेकर ऐसे 10 के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, सी दिस डिस्टेंस, दिस होल डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली द सेम. तो फिर इसको भी लैम्डा कंसिडर किया जा सकता है. अब ये बातें एमसीक्यूज थ्योरीज में पूछता रहता है, आपको पता होना चाहिए. फिर मुझे एक बात बताओ, तो देखिए पहला मैंने ये पॉइंट बोला आपको कि ये जो फासला है, सी दिस डिस्टेंस दैट आई एम मार्किंग, यहां से लेके यहां तक, इसको तो लैम्डा कह ही सकते हो, ये तो लैम्डा है ही है. अग्रीड? बट मैं कह रहा था कि अगर ये पूरी एक वेव है, इफ दिस इज अ वन कंप्लीट वेव, तो इस डिस्टेंस को भी लैम्डा कंसिडर किया जा सकता है. सिमिलरली एक और भी एग्जांपल देखो, यहां से लेकर टेल मी इधर तक का जो डिस्टेंस है, क्या बच्चों इसको भी लैम्डा कंसिडर किया जा सकता है? बोलो, क्या इसे भी, कैन वी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज लैम्डा आल्सो? बिकॉज सी दिस इज हाफ क्रेस्ट, सॉरी हाफ ट्रफ, दिस इज अ फुल कंप्लीट क्रेस्ट, एंड दिस इज अ हाफ ट्रफ. तो टेल मी, ये जो फासला है, ये फासला और ये फासला दोनों, क्या इनको भी हम लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं? तो देखो ना, यहां से ये वाला आपने डिस्टेंस देखा 6 है, ये वाला डिस्टेंस आपने देखा 14 है, तो 6 से 14 तक ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, क्या इसको भी लैम्डा कंसिडर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा. तो इसलिए याद रखो कि लैम्डा को, ये 3 चीजें हम लैम्डा कह सकते हैं. बात समझ आई सबको? तो यू कैन कॉल दीज पॉइंट्स एज द लैम्डा. तो अब मेरा आपसे एक सवाल ये था कि इन सारी बातों को अगर आप लैम्डा बोल सकते हो, तो एक चीज बताओ यार, कि लैम्डा को डिनोट तो इससे किया जाए. वैसे बताइए, क्या ये तीनों लैम्डा के आंसर्स इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे? इक्वल होंगे. कैसे? कि देखो ना, अब ये भी फासला आपने कहा था जी कि दिस इज अ वन कंप्लीट वेव, इसे एक वेव कहा जाता, तो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल फासला है, क्या यही लैम्डा नहीं होगा? तो 0 से 8 यानी 8 सेंटीमीटर्स, ये लैम्डा हो गया. फिर इधर देखो, अगर ये एक पूरी वेव की शक्ल है, सी दिस इज अ वन कंप्लीट वेव, दैट मीन्स कि ये वाला फासला भी तो लैम्डा होगा. तो 2 से लेकर 10 तक कितना डिस्टेंस बनता है? ये भी देखो ना, 2 से 10 तक 8 cm का गैप ही नहीं बन रहा, तो इसको, ये भी सेम लैम्डा 8 पिछले जैसा ही है. और अगर ये वेव है पूरी, देखिए अगर ये पूरी वेव है, तो इसका मतलब है कि फिर यहां से 6 का, और इधर से देखें हॉरिजॉन्टल कॉरेस्पॉन्डिंग 14 है, तो 6 से 14 तक ये डिस्टेंस भी कितना होगा? ये वाला भी 14 minus 6, isn't this also 8 centimeters long? So lambda will be the same whether it is this lambda, or whether it is this lambda, or whether it is this lambda. Lambda will be the same. No, देखिए, डोंट कंफ्यूज दिस अगेन एंड अगेन. एक सिंपल सी बात याद रखो, इस पूरे पोर्शन को क्या कह रहे हो? चलो, जस्ट कॉल दिस होल पोर्शन एज, ये जो कैप सी है, इस कैप को क्रेस्ट कहते हैं, और इस कप को
ट्रफ कहते हैं। जस्ट लर्न दिस, और दे मेक अप वन कंप्लीट वेव। क्लियर हुआ जवाब? जरा यस नो कीजिएगा प्लीज। चलें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एक बात बताओ कि देखिए, एक दूसरी बात जो आपको वेवलेंथ का एक और भी मतलब एज ए डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। जरा मैं आता हूं जी इस पे, डेफिनेशन नंबर 2 पे। डेफिनेशन नंबर 2 फॉर वेवलेंथ, याद रखिए, वेवलेंथ इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वेवलेंथ किसे कहते हैं? एक और डेफिनेशन इसकी देखो, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, it is the horizontal distance between two consecutive points, between two consecutive points having the same phase, two consecutive points having the same phase। अब ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज है। अच्छा बच्चों, इस डेफिनेशन को फिलहाल आप रहने दें, इसको कोई पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने वेवलेंथ का मतलब समझाया वो तो आपको सबको बिल्कुल वाजे तौर पे क्लियर है ना। ये जो आपने देखिए, ये दूसरा एक इसमें फेज का वर्ड आ रहा है, फॉर नाउ फॉरगेट इट, इसको जाने दे, ये कोई इतनी खास बात जरूरी नहीं है फिलहाल। आप इसमें ये देखिए कि आपको जो वेवलेंथ का असल बेसिक मीनिंग है वो क्लियर है। जरा यस कीजिए सो दैट आई प्रोसीड। तो इस डेफिनेशन को ना फिलहाल आप जस्ट लीव इट, देयर इज नो नीड टू फिलहाल गो थ्रू दिस। हम जरा वो पीडीएफ में ना आपको ये जो फेज वाली बातें सारी उसने बताई हैं, इनको फिलहाल छोड़ दीजिए, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। आपने इसमें ये देखना है कि जो वेवलेंथ है वो क्या चीज होती है। इसका जिक्र सवालों में इतना आपको कभी नहीं आता। वेवलेंथ का जो बताया मतलब वो आपने क्लियरली सीख कर जाना। अच्छा, अब आ जाओ एक और चीज की तरफ। मैं आपको एक और एग्जांपल अब देने लगा हूं, दो डेफिनेशंस आपको और बताना चाह रहा हूं मैं। जी रिपीट किस चीज को करूं, जरा काइंडली ये भी स्पेसिफाई कर दें। रिपीट किस चीज को? तो अब जरा देखिए, डेफिनेशन का तो, अच्छा हाँ सॉरी, ये जो डेफिनेशन नंबर 1 की बात कर रहे हो, सेकंड वाली को छोड़ दें आप। हाँ, 1 वाली में मैं ये कह रहा था, देखो अब मुझे एक बात बताओ कि एक तो ये बच्चों, बल्कि अच्छा सवाल है, दोबारा जरा देख लीजिए। एक तो बेसिक देखो, बिल्कुल ये बुनियादी तौर पे द वेरी फाउंडेशन मीनिंग ऑफ लैम्डा तो ये है, अग्रीड। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब ये दोनों कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स नहीं है? क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स नहीं है? इस पूरी अरेंजमेंट में यस नो करना जरा, जो रिपीट का कह रहे हैं। देखो ना, ये पहली क्रेस्ट थी और उसके बाद अगली कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ये वाली है। तो मुझे ये बताओ, इन दोनों कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के दरमियान ये जो हॉरिजॉन्टल फासला है, isn't this the horizontal distance between two consecutive crests? अब समझ आई बात? इसी तरह अब मुझे बताओ, ये दोनों, सी दिस इज द फर्स्ट ट्रफ और ये उसका अगला सेकंड कंसेक्यूटिव ट्रफ है। तो इन दोनों कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान का ये फासला, क्या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लैम्डा नहीं होगा? तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, इनको कहा जाता है लैम्डा। तो वर्डिंग्स में मैं ये बात कर रहा था, और ये तो हमें पता है, बेसिक है कि ये तो लैम्डा होता ही होता। अब समझ आई? तो लैम्डा बेसिकली इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, सी, इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। ठीक है? तो आपने ना ये सेकंड डेफिनेशन को जाने दो, पीडीएफ में इसको जरूरत नहीं है इस पे वैसी खपाई करने की, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चलो, अब आइएगा जरा एक दूसरी डेफिनेशन पे कि देखो बच्चों, अब हम लोग किसको ये वेवलेंथ
और ये एक और टर्म्स की तरफ अब हम चलेंगे। अगेन आपने इसको देखना है, नहीं ड्रॉ श्रॉ कुछ करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग देम तो नोट्स की पीडीएफ सामने है, डायरेक्ट रिवीजन शीटों पे इसको डाल देना फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है जी। तो अब जरा आइएगा, मैं एक और चीज इसमें आपको जरा बताऊं कि अब दिस इज सपोज द वाई एक्सिस सी जो मैंने बनाई, वाई एक्सिस पे ये आपने लगा दिया और ये आपके पास सपोज इसकी एक्स एक्सिस है। ठीक, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब इस बार मैं एक्स एक्सिस पे वो प्लॉट नहीं करने वाला जो मैंने पहले प्लॉट किया। नाउ वॉच केयरफुली एवरीबडी। वाई एक्सिस पर तो मैं यहां पे क्या प्लॉट, किस चीज की वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूं, एज पहले जैसा। सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लॉट कर रहा हूं, वेव जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसकी वैल्यू प्लॉट कर रहा हूं। लेकिन अब जरा बताइएगा कि एक्स एक्सिस पे, जरा रिस्पॉन्ड करना, एक्स एक्सिस पे पहले इन द प्रीवियस ग्राफ व्हाट डिड आई प्लॉट ऑन द एक्स एक्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये स्किप हुआ तो फिर बात आप हमेशा गलत होती रहेगी आपसे। देखिए इन द प्रीवियस ग्राफ, इफ यू लुक बैक, तो इन द प्रीवियस ग्राफ, बी वेरी क्लियर जी जो मैं पूछ रहा हूं, आई प्लॉटेड द डिस्टेंस का वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस। नाउ रिमेंबर, अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉटेड होगा या फिर इस तरह के केस में एक्स एक्सिस पर आपको वो टाइम की वैल्यू इन सेकेंड्स ये प्लॉट करके देगा, तो आइदर एक्स एक्सिस विल बी लेबल्ड विद डिस्टेंस और इट विल बी लेबल्ड विद टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड, आइदर डिस्टेंस प्लॉट होगा या टाइम। अगर तो बच्चों आप जरा गौर से सुनना, अगर तो इधर डिस्टेंस प्लॉटेड था, जैसे इस प्रीवियस एग्जांपल में था कि डिस्टेंस प्लॉटेड है ऑन द एक्स एक्सिस, तो फिर तो मुझे एक बात बताओ, दीज डिस्टेंसेस रिप्रेजेंट, these values represent lambda, this distance represents lambda, this distance represents lambda। अगर यहां पे डिस्टेंस प्लॉटेड है तो फिर तो x axis will provide you the wavelengths, agreed। बट अगर हमें इधर x axis पर क्या प्लॉटेड मिले, x axis पर अगर हमें टाइम की वैल्यू प्लॉटेड मिले, तो फिर आपको ये क्या बताएगा, ये चीज भी आपने पहले पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ उसको एक तरह का रिकॉल दे रहा हूं, जरा सुनना इस बात। देखिए बच्चों, मैं ये काम करने लगा हूं कि सपोज आपको इधर मैं वही ग्राफ बनाने बनाने वाला हूं इसमें। तो देखिए पहले चलो लेट्स प्लॉट द वैल्यूज ऑन दिस, कि ये 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। और यहां पे ना हम सारी ग्राफ की ग्रिड पे सपोज वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं ऐसे। इस तरह कर, ठीक है। तो 16 तक मैंने सपोज इधर एक वैल्यू प्लॉट कर दी है। तो जरा भी ये देखिए, तो मैं ये करता हूं कि जी इधर एक्स एक्सिस पे रिमेंबर टाइम हैज बीन प्लॉटेड इन सेकेंड्स। तो टेल मी दीज वैल्यूज दैट आई एम प्लॉटिंग ऑन द एक्स एक्सिस, these are the values of what, these are the values of time, not the distance anymore। but watch, अगर मैं अब इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो जरा गौर से देखिएगा। अब इसमें ना मैं आपको ये वेव इस तरह की यूं बना के दे रहा हूं। सपोज इस तरह से ये आपको इसी तरह का, ये सपोज एक ऐसी वेव सी मैं बना देता हूं। तो ये आपका एक वेव पैटर्न सपोज ऐसे बन गया।
Now watch. See, this whole thing is called the crest. This whole thing is called the trough. So this makes one complete wave. अच्छा, can you tell me कि इस डायग्राम के ऊपर कितनी complete waves have been shown? जी, crest trough equal size का होगा, बिल्कुल सही. Can you all tell me जी how many waves, complete waves have been shown to you? Yes. इस पिक्चर में this is one complete wave, इधर एक वेव पूरी हुई, और अब इधर ये यहां से स्टार्ट हुई दूसरी क्रेस्ट और एक ट्रफ, तो दिस इज देयर आर टू कंप्लीट वेव्स दैट हैव बीन शोन टू यू. तो किसी भी पिक्चर पर कैन यू काउंट एंड टेल हाउ मेनी टोटल वेव्स हैव बीन शोन? बहुत इजी बात है. अब आपको पता है एक वेव बनती है जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जुड़े. दिस इज वन वेव. देन यहां से इसके बाद दिस इज वन क्रेस्ट, वन ट्रफ, दिस इज वेव नंबर 2. तो मुझे एक बात बताओ कि अब आपको ये तो पता है कि देखिए जरा रिकॉल करो, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या टाइटल दिया जाता है? ये जो मीन पोजीशन से ऊपर पीक वैल्यू है, व्हाट डू यू कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट? इन दिस केस इवन यू विल कॉल दिस द रिस्पॉन्ड. इसको क्या कहेंगे जी? इसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव का टाइटल देंगे. बिल्कुल सही. यू कॉल दिस एम्पलीट्यूड. इस केस में भी क्योंकि वाई एक्सिस पे तो हर बार डिस्प्लेसमेंट ही प्लॉटेड होगी, एक्स एक्सिस पे गौर करना क्या चेंज हुआ है. तो अब जरा मुझे बताओ, वो बाकी बातें तो पुरानी है कि दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज योर क्रेस्ट, देन दिस इज द ट्रफ. ये सारी बातें सेम है. this is the amplitude, or this is amplitude, or this is amplitude, or this is amplitude. एक ही बात. बट अब जो फर्क आ रहा है उस पे गौर करो कि there is a word called time period of the wave. बच्चों, do you people remember कि time period पेंडुलम के केस में हम टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम किसको कहते थे? Do you people remember कि time period of the pendulum was the time taken to complete one oscillation? याद है? पेंडुलम में तो आपने कहा था it is the time taken to complete one oscillation. तो एक बात बताओ, उस टॉपिक को थोड़ा सा बस एक वर्ड बदलना है. टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, ये क्या चीज है? अब जाहिर है सवाल पढ़कर पता लग जाएगा कि पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात हो रही है या वेव की बात हो रही है. तो इधर टाइम पीरियड ऑफ द वेव की बात पूछ रहा हूं ना. तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव? अब देखो, ये जो आपने डेफिनेशन शीट बनाई है फिजिक्स में, उस पे डेली का आप बस उस पे अपडेट्स करो, रिवाइज करो खुद ब खुद. अव्वल तो बैठे बैठे यहाँ याद समझ कर हो जाता है. तो वो सिर्फ एक लिख के रख लीजिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो पता. डेफिनेशन ये थी कि इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट. देखिए, टाइम पीरियड किसको कहते हैं? टाइम टेकन टू कंप्लीट हाउ मेनी वेव्स? यस. तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव. अब एक वेव को देखो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को पूरा करने में जितना टाइम लगता है, या यूं कह लो एक वेव पूरी होने में जितना वक्त लगेगा, that is called the time period. So we say that the time taken to complete one wave. अच्छा, आप पूछ रहे हो अगर जनरली डेफिनेशन पूछे पीरियड की या टाइम पीरियड की, तो आप कहो इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वेव. अब जरा इसको अपडेट कर लो. अगर सवाल पढ़कर ना समझ आ रहा हो ना कि ये पेंडुलम के टॉपिक से है या वेव के टॉपिक से, तो फिर जनरली दोनों बातें लिखें आपसे, अपडेट कर लें. बट सवाल के पीछे बैकग्राउंड से वैसे पता चल जाता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट वेव्स या पेंडुलम या व्हाटएवर, उस हिसाब से भी आंसर आप लिख सकते हो. लेकिन जनरल डेफिनेशन में दोनों बातें लिखी जा सकती. तो ये बात तो बच्चों अब देखो समझाने की जरूरत नहीं कि टाइम पीरियड, अब आपको ये भी पता है कि टाइम पीरियड इज डिनोटेड विद विच अल्फाबेट? याद आ रहा है सबको? टाइम पीरियड इज डिनोटेड विद नॉट अ स्मॉल टी बट अ कैपिटल टी, बिकॉज़ इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ टाइम पीरियड. नॉर्मल टाइम को फॉर्मूलों में हम स्मॉल टी लगाते हैं, और इसके एस आई यूनिट्स क्या हुआ करेंगे?
the SI units will be meters. SI units तो meters हैं, लेकिन सॉरी, ये मैं क्या कह रहा हूं, टाइम पीरियड है तो इसके SI यूनिट्स जो हैं दे आर सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जरा खो गया था किसी और बात में। तो टाइम पीरियड जो है बेसिकली, जी जी, तो ये सेकेंड्स होगा। ठीक है, तो याद रखिए सेकेंड्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, तो टाइम पीरियड का जो है वो सेकेंड्स कहलाता है। ठीक है, गेट बैक टू दिस। तो बच्चों देखिए, मैं ये कह रहा था कि अब टाइम पीरियड किसको कहेंगे। देखिए, टाइम पीरियड कहा था हमने, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, तो एक वेव मुकम्मल होने में जितनी देर लगेगी उसे टाइम पीरियड का खिताब दिया जाएगा। इट इज डिनोटेड विद कैपिटल टी, एसआई यूनिट्स आर सेकंड्स। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कि यार ये जो पूरी एक वेव बनती है, दिस इज वन कंप्लीट वेव। ठीक है, ये एक पूरी वेव है। अब मुझे ये बताओ कि ये एक कंप्लीट वेव जितना एक्स एक्सिस पे देखो टाइम ले रही है, दिस वन कंप्लीट वेव जितना ये टाइम ले रही है, दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। यानी सी, फर्स्ट यू हैव टू सी के वन कंप्लीट वेव कहां बन रही, दिस इज वन कंप्लीट वेव, राइट। तो इसका ये जो टाइम है एक्स एक्सिस पे देखो ना, दीज वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ टाइम। नाउ दीज आर टाइम की वैल्यूज। तो इसका ये जो एक्स एक्सिस पे टाइम बनता है, इसको हम इस वेव का टाइम पीरियड का टाइटल देंगे। क्लियर? तो जरा बताना कि इस वक्त ये वेव, इस वेव का टाइम पीरियड कितना है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव? बिल्कुल सही है। सी, इस वेव का टाइम पीरियड जो है, दिस इज 0 से लेके 8 तक 8 सेकेंड्स का टाइम पीरियड नहीं बन रहा। डू यू ऑल अग्री कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? दैट विल बी 8 सेकेंड्स। अब मेरा जो क्वेश्चन है अगला, जरा उस पे आइएगा आप लोग सारे, कि एक और वर्ड है विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फिर मैं इन पे एक कंबाइंड सवाल बना के दिखाता हूं आपको। जरा बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव किसको कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव किसको बोला जाता है, जरा बता सकते हो? फ्रीक्वेंसी इज रिमेंबर डिनोटेड बाय, ये तो पता ना कि फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है विद अ स्मॉल एफ, एंड the SI units of frequency will always be hertz. फ्रीक्वेंसी के SI units are hertz, कैपिटल H स्मॉल z। हर्ट्स इसके SI यूनिट्स होते हैं, ये तो याद है। बट जरा बताना, पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद थी? व्हेन यू टॉक्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम, तो उसका क्या मतलब था? उसका मीनिंग था द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। याद है? तो अब बताइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव किसे कहेंगे? हम कहेंगे कि इट इज द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड पर सेकेंड या 1 सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो मतलब ये था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन बी कंप्लीटेड पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स कंप्लीट होंगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाई। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 50 हर्ट्ज, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देर आर 50 वेव्स कंप्लीटिंग
पर सेकेंड, यही मीनिंग निकलता ना, 50 वेव्स पर सेकेंड। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 50 वेव्स आर कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड। अब मेरा आपसे देखिए एक वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज एक रफ स्केच पे मैं आपको इधर एक सवाल पूछता हूं ऐसे, जरा गौर से देखिएगा आप इधर। सपोज दिस इज द टाइम प्लॉटेड ओवर हियर, टाइम इन सेकेंड्स। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है जी, फर्ज करो दिस इज 12 सेकेंड्स ओवर हियर, आपको और कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपने इधर से मुझे कैलकुलेट करके देना है। अच्छा एक छोटी सी बात, सॉरी पीछे हम छोड़ आए, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कनेक्टिंग फॉर्मूला क्या था? द फॉर्मूला विच कनेक्ट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड वो क्या था? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी विल बी 1/, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ये सब पढ़ा हुआ है, याद है, बस इसको वेव्स के साथ लिंक करना। तो जरा वैसे बताइए, अब इस क्वेश्चन में आपको बच्चों और कुछ नहीं बताया, सिर्फ यहां पे एक वैल्यू दे दी है 12 की। अब ये 12 ऑब्वियसली 12 सेकेंड्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट हुआ हुआ है? टाइम प्लॉट हुआ। मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने कैलकुलेट करना है ए पार्ट, द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव, द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव शोन अबव। जरा जल्दी से ये जो ऊपर वेव दिखाई गई है, इसका टाइम पीरियड आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव? देखिए ये अब एक रफ सा स्केच है और आपको बस ये एंड वैल्यू दी हुई है 12। तो अब इससे पता चलेगा कि आपको समझ आई कि नहीं आई। देखें, मुझे ये बताओ, हाउ मेनी कंप्लीट वेव्स हैव बीन शोन टू यू ऑन द डायग्राम? बिल्कुल सही, देखिए, दिस इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, दिस इज गोइंग टू बी वन वेव। फिर ये एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है, दिस इज वेव नंबर 2। और ये यहां से एक क्रेस्ट और एक ट्रफ है, दिस इज वेव नंबर 3। टोटल कितनी वेव्स आपको दिखाई गई हैं इस पिक्चर के ऊपर? याद रखिए, इस पिक्चर पे टोटल दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 वेव्स। टोटल 3 वेव्स है ना। अब एक बात बताओ कि देखिए ये 3 वेव्स जो आपको दिखाई गई हैं पिक्चर पे, मुझे ये बताइए कि दीज 3 वेव्स टेक हाउ मच टाइम इन टोटल? दिस इज 1 वेव, then this is one crest one trough 2 waves, this is one crest one trough 3 waves। 3 waves टोटल 12 सेकेंड्स ले रही हैं। तो टाइम पीरियड तो कहते हैं कितनी वेव के टाइम को, तो एक वेव कितना टाइम लेगी? क्या बच्चों इसी वैल्यू को हम कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड नहीं कहेंगे? तो इसका यूनिटरी लगाओ कि 3 वेव्स आर बीइंग कंप्लीटेड इन 12 सेकेंड्स। तो देन हाउ मच विल वन वेव टेक? that will take capital T। तो I will cross this, तो ये आएगा 3T equal to 12। तो T will be equal to 12/3। तो टाइम पीरियड जो है बच्चों कितना निकल आएगा? 4 सेकेंड्स का। इट मींस कि ये वेव सी 4 सेकेंड्स आर टेकन टू कंप्लीट। इनका मीनिंग भी याद है, एक्सप्रेस करना आता है ना, टू कंप्लीट वन सिंगल वेव। एक वेव पूरी होने में इसका मतलब है 4 सेकेंड्स लगे। अग्रीड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट वाज बी पार्ट। तो बी में कहता है कि कैलकुलेट करो द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट करो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। तो एक बात बताइए, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव कैसे फाइंड की जाए? तो फ्रीक्वेंसी तो कभी भी देखिए, मैंने आपको कहा था डायरेक्ट हमें नहीं मिलेगी, उससे पहले उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है।
टाइम पीरियड अभी हमने निकाला 4 सेकेंड्स, तो फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो बताइए फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/4, यानी फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 0.25 हर्ट्ज। ये इसकी क्या निकल आएगी, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब ये था 0.25 हर्ट्ज का मतलब है 0.25 वेव कंप्लीट हो रही है पर सेकेंड। समझ आ रही है ना इस बात? यानी 1/4 ऑफ अ वेव पूरी हो रही है 1 सेकेंड में। फिर क्लियर हुआ? तो बच्चों ये सारी कार्रवाई आपको कैलकुलेट करके समझकर आनी चाहिए। तो अब हम अगर देखें तो एक वेव फॉर्मूला आपके कोर्स में एक छोटा सा और फॉर्मूला ऐड हुआ है जो आपने याद रखना है। वो क्या फॉर्मूला है जी, जरा ये देखिएगा आप कि बेसिक वेव फॉर्मूला इसमें क्या आता है। देखो मैंने आपको ऑप्टिक्स के सेक्शन में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूले बताए, वो याद रखने हैं। सब आप देख रहे हो ना, ईयरली में बड़े सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स में वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह बेसिक वेव फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा v इक्वल टू f इंटू लैम्डा। दिस इज योर बेसिक वेव फॉर्मूला, v इक्वल टू f लैम्डा। क्या होगा जी, ये v इज इक्वल टू f लैम्डा आपका वेव फॉर्मूला है बेसिक। क्लियर हुआ? देखिए इसमें कैन यू टेल मी दिस v स्टैंड्स फॉर व्हाट? v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द वेव, जो कि वैसे ऐसा यूनिट्स तो मीटर्स पर सेकंड होने चाहिए, बट आई टेल यू अब इधर क्या क्या आपको इधर फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या हम कर सकते हैं। F stands for frequency. F will stand for frequency which is taken in hertz. और लैम्डा का मतलब यहां क्या होगा, लैम्डा stands for the wavelength. तो फॉर्मूलाज में तो याद है हर चीज हम SI यूनिट्स में ही पुट करते हैं, तो वेवलेंथ को मीटर्स में लेना चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे बना आप जाने दें इसको डायरेक्ट। कुछ मैंने बहुत सिलेक्टिव फॉर्मूलाज थे जो आपको कहा था कि डायरेक्ट आप याद कर लो, ठीक है जी। तो आपने जो इसमें सवाल करने थे जरा उस पे आइएगा। अब लेट्स क्विकली अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो जरा देखिएगा बच्चों, आप सबको ये तो पता है कि अब इसमें देखिए मैंने पीडीएफ में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके दिखाए थे। ये भी आप उसको, यही वाले सवाल जो पीछे मैं आपको कर रहा था, इसी तरह का 1-2 सवाल है, वो आप जरा प्रैक्टिस दोबारा भी बेशक देख लीजिएगा उसको। लेकिन मैं आता हूं डायरेक्ट इस जो वेव फॉर्मूला वाला न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। तो पीडीएफ सामने खुली रखो, ये क्वेश्चन आंसर सारे हमने उसी में से देखे। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल्स तो देखिए अब आपको आते हैं। जरा क्विकली एक FAQ पे आता हूं। देखिए जी सवाल में वो कहता है अ वेव हैज अ वेलोसिटी ऑफ, कहता है अ वेव हैज अ वेलोसिटी ऑफ, a wave has a velocity of 12 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। एक बात इसमें सिर्फ समझना आप, कि मैंने जान के सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में दिया है, हालांकि ऐसा यूनिट्स मीटर्स पर सेकेंड होने चाहिए। तो वो कहता है कि जी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव given that it has a wavelength of, it has a wavelength of 4 सेंटीमीटर्स। जरा बच्चों देखना आप, अगर तो देखो ये सवाल एमसीक्यूज में है तो नीचे ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक वैसे एक बात जरा जहन में रखना, ध्यान देना कि देखिए आप ना, अगर ये फॉर्मूला पहले डेटा लिखते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी है वेव की, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है जबकि लैम्डा इज 4 सेंटीमीटर्स। अब एक छोटा सा ना बच्चों आप एक नोट जहन में रखना इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए, कि अब आपको पता ना कि कौन सा फॉर्मूला लिंक्स अप वी एफ एंड लैम्डा।
तो आपको ये याद करना पड़ेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक, अब मुझे ये बताओ, एक चीज याद रख लीजिए कि अगर वेलोसिटी नॉन एसआई यूनिट्स में भी गिवन है, लाइक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, तो फिर लैम्डा को किस में होना मस्ट है? फिर आप लैम्डा को अगर सेंटीमीटर्स में ही रहने दो तो आपका जवाब तब भी बिल्कुल सही आएगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में ही निकलेगी, क्योंकि सीएम से सीएम क्या हो जाएगा, इट विल कैंसिल। तो v कितना लगाऊं? v मैं लगाऊंगा, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं 12 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, लैम्डा को मैं अगर 4 सेंटीमीटर्स लगा दूं तो याद है सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट्स हर्ट्स में ही निकलेगी। ये सहूलत इस टॉपिक में आपको अलाउड है कि आप बगैर इन्हें एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट किए, लेकिन अगर आपको देखो वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में दी हुई है तो फिर लैम्डा का मीटर्स में चेंज होना मस्ट हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में गिवन है तो आप लैम्डा को सेंटीमीटर्स में ही रहने दो, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स यानी एसआई यूनिट्स में ही निकलेगी। तो ये क्लियर है आप सबको कि ये देखो 12 अपॉन ये 4 नीचे आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी वुड बी कितना? फ्रीक्वेंसी वुड बी 3 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी वुड बी 3 हर्ट्स। समझ में आई बात सबको? लेकिन ये तब करना यार बच्चों, याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी सेंटीमीटर्स पर सेकंड दी हुई है तो फिर आपको लैम्डा सेंटीमीटर्स में लेना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलिए, तो बात ये थी कि v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपका इसमें यूं आ जाए। जरा यस कीजिए, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई? तो मैं आपको, ये डिपेंड करता है v की वैल्यू किस तरह दी हुई है, लैम्डा आपने उसी यूनिट की टाइप इसमें लेना है। तो जरा देखिए, एक सवाल और देखते हैं। कहता है कि अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब आप पेन पेज उठाओ, ये न्यूमेरिकल्स हैं तो बस जरा क्विकली इसको करके देखिए। कहता है अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 कैपिटल एम एच जेड। डू यू रिमेंबर ये कौन सा यूनिट होता था? व्हाट इज कैपिटल एम एच जेड? मेगाहर्ट्ज, बिल्कुल सही। एंड मेगा में मिलियन, 1 मेगाहर्ट्ज इज 1 मिलियन हर्ट्ज, स्टैंडर्ड याद है? तो वो कहता है कि the wave has a velocity of, the wave has a velocity of 1.3 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब ये अजीब अजीब यूनिट्स में आपको आंसर कर रहा है। तो वो कहता है कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ दिस वेव, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ दिस वेव। जरा देखिए, और राइट बॉटम कॉर्नर पर ऐसे उसने मीटर्स में आंसर मांगा है आपसे। तो जरा जल्दी से आप इस सवाल को ट्राई कीजिएगा क्विकली प्लीज। ये देख लो, कहता है जी अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 मेगाहर्ट्ज। तो मैं डेटा लिखूंगा 1.5 मेगाहर्ट्ज। ऐसा कहता है कि इसकी वेलोसिटी वेव की 1.3 मीटर्स पर, 1.3 मीटर्स नहीं है ये, क्लियरली देखो किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो वो कहता है कैलकुलेट द वेव लेंथ यानी द लैम्डा ऑफ दिस वेव। तो लैम्डा इसका क्या होगा वो हमने फाइंड करना है इन विच यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स यानी मीटर्स, क्योंकि इधर राइट बॉटम कॉर्नर पर उसने क्लू दिया हुआ। तो बच्चों गौर करो यार, अगर आपको लैम्डा मीटर्स में चाहिए तो वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट करना इज मस्ट। इजंट दिस इंपॉर्टेंट टू चेंज इट टू मीटर्स पर सेकेंड? अच्छा, अब देखो गौर से एक बात समझो कि पर सेकेंड तो यहां भी वही है, पर सेकेंड यहां भी वही है, क्या सेकंड्स में कोई चेंज आ रहा है? वो तो नहीं आ रहा। लेकिन हमने सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स को किस में बदलना है? वी हैव टू चेंज दिस 1.3 किलोमीटर्स ओनली टू मीटर्स पर सेकेंड।
जी एंड पे कर सकते हैं, लेकिन यार पहले कर ले, ये बेहतर होता है। फिजिक्स में, मैथ्स में डेटा पहले चेंज करो, फिर फॉर्मूला में पुट करो। तो जरा बताइए, देखो दिस इज 1.3 किलोमीटर्स पर सेकंड, वी हैव टू चेंज इट टू मीटर्स पर सेकंड। तो सेकंड्स को तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमने सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स को मीटर्स में बदलना है। तो व्हाट डू वी डू, जरा ये गौर कीजिए। 1.3 किलोमीटर्स को आपने मीटर्स में चेंज करना है, तो ये 1.3 इंटू 1000, तो दिस विल बी 1300 मीटर्स पर सेकंड नहीं हो जाएगा? तो इस वैल्यू को आपने फॉर्मूला में पुट करना। नाउ टेल मी कि इस 1.5 मेगाहर्ट्ज को आपने चेंज करना है इनटू व्हाट? यू हैव टू चेंज दिस मेगाहर्ट्ज इनटू हर्ट्ज ओनली। तो एक बात बताइए, अब 1.5 मेगाहर्ट्ज जो है उसको हर्ट्ज में चेंज करना। जरा बच्चों बताइए कि हमने ये एक स्टैंडर्ड पढ़ा था कि 1 मेगा, किसी भी चीज का मेगा 1 मिलियन, तो 1 मेगाहर्ट्ज इज 1 मिलियन हर्ट्ज। तो मैं मेगाहर्ट्ज टू हर्ट्ज जा रहा हूं, तो दिस इज बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल में आप हमेशा करते हो मल्टीप्लाई बाय कितना? यू मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। तो 1.5 इंटू 1 मिलियन क्या होगा? ये होगा 115 के साथ कितना आ जाएगा? 0000 नहीं आ जाएगा, 1500,000 आएगा। क्या ख्याल? क्यों जी? अच्छा, आप इसको नॉर्मल फिगर्स में भी रख सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी डील कर सकते हो, फिजिक्स में दोनों अलाउड। तो अब आपने ये करना है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये वाली और स्पीड वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली रखकर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में वेलोसिटी लगाऊंगा 1300 मीटर्स पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी है 1500,000 इनटू लैम्डा। तो लैम्डा विल बी 1300 अपॉन 1500,000। तो लैम्डा कितना जवाब निकल आएगा मीटर्स में? अब देखिए मीटर्स में इसका आंसर 8.7, 8.7 आ रहा है, आई डोंट थिंक सो। ये आ रहा है 0.00087, राइट? यही आ रहा है। चलो, तो 0.000 एग्जैक्ट यही आ रहा है, या कुछ देयर इज अ लॉन्गर आंसर? अच्छा, 0.866 आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या किया कि यू कॉपीड अप टू 3 सिग्निफिकेंट, द लोएस्ट सिग्निफिकेंट गिवन इन द डेटा वर 2 सिग्निफिकेंट। तो वन मोर देन दैट, 0.000866, which will be rounded to 0.00087 meters. तो देखिए, आप राउंडिंग रूल्स भी देखेंगे, दे विल एग्जैक्टली मैच विद योर आंसर्स इन द मार्क स्कीम्स। नहीं, फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में ही लेना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होती हर्ट्ज में, ठीक है? तो वो निकलेगी भी हर्ट्ज में जब बाकी सब भी पुट करोगे। तो ये इस सवाल का एक सोल्यूशन था। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो, अब जरा बच्चों देखिए, इसमें जब हम इस तरह चलेंगे तो अगले पॉइंट पे आइएगा। जरा एक और सवाल आप लोग देखिए, कहता है कि गिवन दैट द सी कहता है गिवन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 2.4, ये क्या होता है? कैपिटल G8Z। इसको गीगाहर्ट्ज बोलते हैं, और गीगाहर्ट्ज आपको पता है ना कितने को कहा जाता है? गीगा में क्या होगा? यस, गीगा विल बी 1 बिलियन, 1 अरब। तो मिलियन में 6 जीरोस हैं, 6 जीरोस, और 1 बिलियन में देर आर 9 जीरोस। 1 अरब जो कि 1 बिलियन बनता है। गीगा में बिलियन हर्ट्ज होता है। 1 गीगा हर्ट्ज इज 1 बिलियन हर्ट्ज। तो कन्वर्जन सारी आपको पता है। कहता है एंड travels with a velocity of travels with a velocity of
2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो कहता है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। जरा ये ट्राई करो जल्दी से। इस वेव की वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। अगेन इट सेज कि आंसर आप दो मीटर्स में। ट्राई करो इसे जल्दी से। तो देखिए इस सवाल को आपने कैसे किया था कि फ्रीक्वेंसी को 2.4 गीगाहर्ट्ज है। यू चेंज द गीगाहर्ट्ज इनटू हर्ट्ज फर्स्ट। तो 1 गीगाहर्ट्ज इज 1 बिलियन हर्ट्ज, तो 9 zeros। तो 2.4 बिग टू स्मॉल है, आप इनटू 1 बिलियन कर दें तो ये इतना आ जाएगा। वेलोसिटी ऑलरेडी ऐसा यूनिट्स में है तो लैम्डा मीटर्स में आ जाएगा। v इक्वल टू एफ लैम्डा में वेलोसिटी लग गई इधर मीटर्स पर सेकंड में, फ्रीक्वेंसी की जगह हमने डाल दिया 2400 मिलियन हर्ट्ज और लैम्डा यहां से फिर निकल आया उसी तरह। अब कैलकुलेटर पे स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका याद है, बताया था, वो शिफ्ट का बटन प्रेस करो तो वो ENG वाला एक बटन है जिससे एरो बैकवर्ड जाता है। तो खाली ENG प्रेस करें तो एरो फॉरवर्ड जाएगा, शिफ्ट और ENG करेंगे तो वो डेसिमल बैकवर्ड जाने लगता है जब तक आंसर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। याद है वो बात? इस तरह हमने कुछ किया था इसमें। अच्छा, अब जरा आइए बच्चों, इस PDF में देखिए आपको ना एक छोटा सा टॉपिक है वैसे ही कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेव्स कैसे दिखानी होती। देखिए वेव्स की ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को, अब जरा एक मिनट सुनो, ये बड़ा इजी सा टॉपिक है जी। इसमें भी ना आपको प्रॉपर ऐसे ग्राफिकल ग्रिड पे ये ऐसे इस तरह के आपको मिसाल क्वेश्चंस दे देगा यूं करके। जरा एक सेकंड सुनना अब इस बात को। आई सजेस्ट आप ओरली देख लो, इसको टाइम ना वेस्ट करो इस तरह उस पर लिखने का। जरा देखिएगा, मैं आपको ना इसमें सिर्फ एक वैसे मिसाल देता हूं, आपको खुद बात समझ आ जाएगी। जरा देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज कि सपोज ऐसे आपको एक ये ग्राफिकल ग्रिड यूं दिया हुआ। जरा एक सेकंड सुन लीजिएगा इस टॉपिक को। अगेन इट्स अ प्रीटी सिंपल टॉपिक। इसमें आपने ये करना, देखो आपको मैं अगर एक वेव इस तरह से बना कर दूं, सपोज यू बीन गिवन अ वेव ऐसी वाली के सपोज ऐसे हमें उसने एक वेव ऐसे बना कर दी, फिर इसी तरह एक वेव ऐसे बनी। मेरा क्वेश्चन ये है, तो इस तरह ढेर सारी आपको सपोज वेव दे देते, आपने सिर्फ क्या करना है कि यहां पर यू हैव टू ड्रॉ अ वेव, इसी पे ड्रॉ अ वेव पैटर्न ऑन द ग्रिड। ये बात ओरली सुन लो, आपको समझ आ जाएगी, बहुत आसान सी बात है। विच हैज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। तो ये मैंने उसमें ना आपको PDF में सारी पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, तो उसको आप एक दफा स्टडी कर लो। ये वैसे रेयरली पूछता है लेकिन आना चाहिए। बताइए कि इसका यानी ये ग्राफ बने होते हैं नॉर्मली MCQs में, और आपको बताना पड़ता है जी कि एम्पलीट्यूड, अब ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव शोन कैसे दिखाओ। तो कहता है कि ड्रॉ अ वेव पैटर्न ऑन द ग्रिड व्हिच हैज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव शोन। तो अब आप इस वेव का सिर्फ क्या ट्वाइस करने जा रहे हो? एम्पलीट्यूड ट्वाइस करने जा रहे हो। तो क्या शक्ल बनेगी इस ग्राफ की? बता सकते हैं बच्चों कि इसकी ग्राफ की शक्ल क्या बननी चाहिए? देखो इसका एम्पलीट्यूड कितने बॉक्सेस है? 3 बॉक्सेस। तो मुझे बताओ जो वेव मैं बनाने जा रहा हूं उसका डबल 6 cm का नहीं होगा फिर? तो इसी फ्लो में आपने 3 बॉक्सेस के बजाय अब 6 बॉक्सेस पे चले जाना है। तो ये आपके पास आएगा कुछ इस जगह। तो देखिए ना, ये पॉइंट एम्पलीट्यूड का 3 के बजाय अब 6 पे चला जाएगा। इसी तरह ये लोवेस्ट पॉइंट 3 cm था, तो ट्वाइस द एम्पलीट्यूड का मतलब है इसी फ्लो में ये
6th बॉक्स तक इधर आ जाएगा। तो मैं अगर इसकी शेप बनाऊं तो जरा गौर कीजिएगा कि ये शक्ल कैसे बनेगी। अब देखो, ये इधर से ऐसे और इधर से ये ऐसे, लेकिन उसने वेवलेंथ और टाइम पीरियड पे तो कोई इफेक्ट डालने को नहीं कहा ना। एक सिंपल ग्राफिकल काम है, सिर्फ एम्पलीट्यूड कहता है डबल करना। तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। क्या ख्याल है बच्चों, इस वेव का ट्वाइस एम्पलीट्यूड यही नहीं होना चाहिए? तो यू ऑल अंडरस्टैंड। इसी तरह अब यहां पे भी इधर से ऐसे ले जाओ और इधर से इसको ऐसे ले आओ इस तरफ, फिर यहां पे लाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा इधर से। तो ये बनेगी आपकी वेव विच हैज ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेड वेव शोन। तो देखिए, ये रेड वाली वेव ओरिजिनली ड्रॉन थी, आपने इस वेव का ट्वाइस एम्पलीट्यूड वाली वेव शो करनी थी। तो मुझे एक बात बताओ यार, कि इससे फिर ये पूरी वेव ऐसे आ गई, ये वाली वेव ऐसे आ गई, ये वाली वेव ऐसे चली गई और ये वाली वेव ऐसे आ गई। तो ट्वाइस द वेव, इस तरह एम्पलीट्यूड दिखाना। अच्छा, अगर अब वो हाफ द एम्पलीट्यूड कहता जी, उसी वेव को कंप्लीट, वो जो है ना, आपने करना है सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड डबल करना। अगर वो कहता कि हाफ वेव वो बनाओ, हाफ एम्पलीट्यूड वाली, ये ओरली सुन लो, समझ तो आ गई है। तो ये जो ओरिजिनल वेव थी ये वाली, इसका हाफ एम्पलीट्यूड का मतलब है अगर ये 3 बॉक्सेस ऊपर गया है तो अब इसका बिल्कुल मिड 1.5 बॉक्स नहीं ऊपर चले जाएंगे। तो फिर देखो ना, अगर यहां से ये 1.5 बॉक्स ऊपर जाएगा तो ये वेव ऐसी नहीं बनेगी, 1.5 बॉक्स ऐसे आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात? तो ओरिजिनल वेव का आपने डबल करना एम्पलीट्यूड या हाफ एम्पलीट्यूड, जो भी बोले, जरा यस करके बताओ। आई यू ऑल क्लियर? के देखो, अब ये कोई नई बात नहीं, उन्हीं टर्म्स को एक्चुअली वो यूज करवा रहा है ग्राफ के साथ। तो बिल्कुल सही, जबरदस्त। चलिए, अब जरा देखो, मैं अगर इसी वेव पे आपको ये कहता कि मिसाल के तौर पे अब आप वेवलेंथ को अगर हम फर्ज करो बीच में डिफरेंशिएट करें ऐसे, तो नाउ वॉच दिस, के इसमें अब क्या होगा। तो ये इजी इजी बात है, मैंने इसलिए आपको कहा था कि इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है इन्वॉल्व। आपने ये देखना है कि जी वेव्स के साथ क्या करने जा रहे हैं। फर्ज करो बच्चों, ये आपको इस तरह से उसने अगेन एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। नाउ क्वेश्चन इज कि सपोज ये आपको ना उसने एक ये एक ओरिजिनल वेव ऐसे करके उसने आपको दी हुई है ऐसे, ये ओरिजिनली वेव गिवन है। मुझे बताओ कि वो कहता है कि ड्रॉ अ वेव which has double the wavelength shown। कहता है उसका डबल वेवलेंथ है जो शो हुई हुई। तो अब ऐसे कॉपी पे एक रफ सा स्केच बना के देखो, कॉपी पे बनाओ, जरूरत नहीं है इसको ग्राफ पे ले जाने की। वैसे एग्जाम में ग्राफ पे ही बातें आपको डिसाइड करनी आनी चाहिए। तो डबल द वेवलेंथ कैसे शो किया जाए, देखिए। आपको मुझे एक बात बताओ, इस ओरिजिनल वेव की वेवलेंथ, ये ये पूरी इसकी वेवलेंथ है ना, ये वाली। अब वो कह रहा है वेवलेंथ डबल करनी है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि जितनी स्पेस में पहले एक और दो वेव्स बन रही थी, जरा आंसर करना। जब वेवलेंथ डबल होगी तो अब इसी स्पेस में, अब इस पूरी स्पेस में कितनी वेव्स फिट हुआ करेंगी? वेवलेंथ डबल हो रही है, तो बिल्कुल सही, एक वेव कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो मैं कैसे बनाऊं? अब देखिए, एक वेव कैसे कंप्लीट करके मुझे दिखानी है, जरा ये देखिएगा। यानी
कि पहले जहां पे देखो, पहले जितने इलाके में एक वेव पूरी हो रही थी, अब उधर आधी वेव कंप्लीट होगी ऐसे। और जरा ये देखिएगा, तो एम्पलीट्यूड तो उसने नहीं बदलने को कहा ना, तो ये ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हो। और इसी तरह यहां पर ये जो इसका नीचे वाला ट्रफ है, ये ऐसे नहीं हो जाएगा। तो अब ये वेव की जो लेंथ है वो डबल हो गई, तो अब इस पूरे जोन में सिर्फ एक वेव क्रिएट नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से, कि एक वेव इसमें क्रिएट हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा सोचकर आपने देखना है कि भाई एम्पलीट्यूड नहीं बदलना, आपने सिर्फ वेव की लंबाई चौड़ाई वो छोटी मोटी करनी। ठीक है। तो इस तरह ना मैंने आपको ये पीडीएफ में कुछ इस तरह से एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए वैसे दी हुई हैं, तो वो आप उनको एक दफा जरा देख लीजिएगा। वैसे वो थोड़ी काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बट बेसिक्स तो आपको अब सारी क्लियर। क्यों जी, बात समझ आती है? चलो, यहां पे बच्चों आपका ना कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 इसमें कंप्लीट होता है वेव्स का। ये बेसिक्स था ना, तो देखो अब आपको बातें बड़ी क्लियरली समझ में आएंगी। चैप्टर नंबर 2 इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। चैप्टर नंबर 2 हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है। चलो एक सेकंड पहले जरा ये देखना, आप जो काम की चीजें हैं वो देखो। वैसे मैंने बस आपको एक समझाने के लिए चीज की थी, तो बस रफ सा एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व बना लेंगे तो बन जाएगा। जरा चैप्टर नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे आइए। देखिए हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कोई मसला ही नहीं है। बैठे बैठे आपको बातें अभी याद होंगी। मुझे बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ मीडियम या मिरर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स किसे कहेंगे? इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स याद रखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग the surface of the surface of a mirror। याद रखिए, the bouncing back of waves after striking the surface of a mirror, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का टाइटल दिया जाता। अब मिरर या इस केस में आप मीडियम कुछ भी कह सकते। एक बात बताइए, एक लफ्ज है बच्चों इस चैप्टर में जो बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। इस लफ्ज को प्लीज बड़ा केयरफुली आपने समझ कर चलना है कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं। होल्ड ऑन जी, पहले जरा समझिएगा वेव फ्रंट कहते किसको है। देखो, आप अगर वैसे गौर करो तो मुझे एक बात बताओ, आपने अभी वेव्स को ड्रॉ करना सीखा था ना, कि वेव इस तरह से ऐसे जा रही है। अब ये इस तरह की आपके पास सपोज वेव्स बनती हैं। मुझे ये बताइए कि साइड से देखें, तो बच्चों साइड से देखो तो वेव तो ऐसी ही नहीं बन रही। अगर देखो हम बिल्कुल पानी की सरफेस पे बैठ के आंख का लेवल पानी की सरफेस पे देखें, तो पानी की वेव की शक्ल ऐसी नहीं होती, अप एंड डाउन वो जा रही होती। ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आप इस वेव को टॉप से यहां से देखो, जरा गौर से देखना आप इधर। मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक वेव को टॉप से किसी एरियल व्यू से देखूं, तो आपने देखा है कभी ये कोस्ट लाइन के पास जब कोई हेलीकॉप्टर व्यू दिखाते हैं आपको वो वीडियो में समंदर की लहरों का, तो आपने देखा है वो ऐसे सफेद सी लाइन, पानी की एक सफेद सी लाइन यूं लगता है जैसे ड्रोन व्यू होता है। बिल्कुल सही है कि पानी की
एक ऐसे यूं लगता है जैसे ना एक वाइट सी लाइन टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन जा रही हो। तो इन वेव्स का ये जो टॉप पार्ट होता है, इन वेव्स का ये जो टॉप पार्ट है ये वाला, यानी इन क्रेस्ट्स के टॉप पार्ट्स जो हैं, इन पार्ट्स को बोलो बच्चों क्या कहा जाता है? ये जो वेव के टॉप पार्ट्स हैं, यानी अगर आप ड्रोन व्यू देखें ना किसी भी कोस्ट लाइन के ऊपर, तो ये जो क्रेस्ट्स की अपर पूरी लाइनें हैं, सारी वेव देखो ना, ये सारी ऐसी वेव्स जा रही हैं। तो इनको जो इनका जो टॉप पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है, ये जो क्रेस्ट की टॉप लाइंस हैं, इनको जो लाइंस जोड़ती हैं, इनको आज के बाद हम क्या बोला करेंगे? we'll call these lines we will call these lines as the what? these lines as the wave fronts. तो आपने ना आज के बाद वेव फ्रंट्स को कैसे ड्रॉ करना है, बजाय ये साइड वाइज वेव दिखाने के, जब वो वेव फ्रंट का डिस्कशन करे क्वेश्चन में, तो रिमेंबर आपने आज के बाद वेव फ्रंट्स को ऐसे दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ ऐसी पैरेलल लाइंस। इस तरह से आपने हमेशा वेव फ्रंट्स को शो करना। तो दीज विल एक्ट एज योर व्हाट? नहीं, इन पे एरोज नहीं बनाने होते, बस ये असल में देखो, ये असल में यही वाली लाइंस हैं। ये जो आपके पास वेव थी, ट्रांसवर्स वेव ऐसी, इन वेव्स का ये जो क्रेस्ट के पीक पॉइंट्स हैं, क्रेस्ट के ऊपर जितने पीक पॉइंट्स हैं उन सबको जो लाइन जोड़ती है, देखो ना ये क्रेस्ट है ना, तो इस क्रेस्ट के ऊपर जितने पीक पॉइंट्स हैं, इन पीक पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है उसको हम एक वेव फ्रंट कहते हैं। इसी तरह देखो, अब ये क्रेस्ट थी, तो क्रेस्ट की पीक पॉइंट्स, जितने भी क्रेस्ट के पीक पॉइंट्स हैं, उनको जो लाइन जोड़ती है उस लाइन को वेव फ्रंट कहा जाता है। तो हम लोग आज के बाद इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में ना ऐसे, ये असल में वही ट्रांसवर्स वेव थी, लेकिन ये उन ट्रांसवर्स वेव्स की कौन है बच्चों? ये उनके वो जो पीक पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थी, ये वो है। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि वेव फ्रंट को अगर मैंने डिफाइन करना हो, याद रखिए दिस वन लाइन इज वन वेव फ्रंट, ये अनदर वेव फ्रंट है, ये अनदर वेव फ्रंट है, ये अनदर वेव फ्रंट। और जरा गौर कीजिएगा कि इन वेव फ्रंट्स के दरमियान ये जो फासला है, इन वेव फ्रंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, बता सकते हो बच्चों इस फासले को क्या कहा जाए? ये सारे डिस्टेंसेस याद रखिए, दे विल बी इक्वल, एंड यू हैव टू लर्न दिस के इन डिस्टेंसेस को, यस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द लैम्डा। याद रखिए, ये जो वेव फ्रंट्स, दो वेव फ्रंट्स के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर स्पेसिंग है, इसको हम लैम्डा या वेवलेंथ कहते हैं। दे मस्ट बी परपेंडिकुलर स्पेसिंग होनी चाहिए। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जरा ये देखिएगा आप। वेव फ्रंट की डेफिनेशन में मैं लिखूंगा, इट इज द लाइन, इट इज द लाइन joining, it is the line joining all the peak points on a crest। वेव फ्रंट कौन है? ये वो लाइन है, इट इज द लाइन joining all the peak points on the crest। तो क्रेस्ट पर जो पीक पॉइंट्स हैं उनको जो लाइन जोड़ती है वो क्या कहलाती है बोलो? उसे वेव फ्रंट का खिताब दिया जाएगा। यू ऑल अग्री? तो वेव फ्रंट्स, आज से बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का टॉपिक आए या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, उनमें हम हमेशा बजाय ये ट्रांसवर्स वेव्स दिखाने के, हम अब से इन ट्रांसवर्स वेव्स का जो पीक पॉइंट्स हैं क्रेस्ट पे, उन्हें एक लाइन से जोड़ रहे हैं। इस तरह की वेव फ्रंट्स इस्तेमाल किया करें। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो अब आ जाइए कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमने क्या क्या बातें याद रखनी। देखिए,
इस टॉपिक में अब जो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, लेट्स कम टू दिस नाउ कि इसमें बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्या क्या होनी चाहिए। जरा बच्चों देखना आप गौर से, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ दिस टॉपिक। जरा सुनिएगा जी, बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस इस टॉपिक में क्या है। सबसे पहले वही लफ्ज, सिर्फ अब वेव फ्रंट का वर्ड बदलेगा, बाकी वर्ड आपका सेम टू सेम रहता है। तो सपोज ये आपके पास ना वो मीडियम है, दिस इज द मीडियम, और जरा आप देखिएगा कि ये आपके पास इनको हम बताइए क्या मानते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि इनको क्या वर्ड बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स। तो बस 3-4 वेव फ्रंट्स बना के दिखाना होती हैं। अब इसकी मैं बताता हूं आपको कि क्या तरीकाकार हो। जरा बच्चों एक बात बताओ, देखो यूं समझो कि ये जैसे ना पानी की वेव्स, ये उनके वो पीक वेव फ्रंट्स हैं। सपोज ये पानी की लहरें, वेव्स जो हैं वो इस मीडियम यानी कोस्ट लाइन की तरफ, वो जो समंदरों के साहिल पे सपोज एक ब्लॉकेज के लिए दीवार सपोज आपने खड़ी की हुई है, ये सारी वेव फ्रंट्स, फॉर एग्जांपल दीज वेव फ्रंट्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स, these wave fronts are traveling towards the what, the medium। तो मेरा सवाल ये था कि अगर ये वेव फ्रंट्स ऐसे मीडियम की तरफ चलते हुए आ रही हैं तो व्हाट विल हैपन। जरा गौर कीजिए, मुझे बताओ क्या ये वेव फ्रंट्स इसी लाइन के अलोंग ट्रैवल करके नहीं आ रही। तो जो वेव फ्रंट्स ऐसे टुवर्ड्स द मीडियम चलकर आ रही होंगी, देखिए ये जो वेव फ्रंट्स हैं ये टुवर्ड्स द मीडियम चलकर नहीं आ रही। तो जरा बताइए इनको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल देम, कौन सी वाली वेव फ्रंट्स, इनको हम कहेंगे कि दीज आर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। यार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक कट कॉपी ये वही बातें, सिर्फ कनेक्ट करो इसे वेव्स के साथ। तो दीज वेव फ्रंट्स हु आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन विल बी कॉल्ड इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। देन टेल मी, ये जिस पॉइंट पे जाके हिट करेंगे इस मीडियम को, इसे क्या कहोगे, बोलो। इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तो बात आपको पता है, यू कॉल दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन जो, अब देखो जरा, इस मीडियम के साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो इमेजिनरी लाइन पास थ्रू करती है, इसको क्या बोलते हो बताओ। व्हाट डू वी कॉल दिस लाइन व्हिच इज द imaginary line passing through the point of incidence and is perpendicular to the surface of the medium। तो इस लाइन को कहा जाता है, we call this line as the normal। ये वही पुरानी, देखिए सारी वही स्टोरी। तो आपने पता है क्या करना है, इन इंसिडेंट वेव फ्रंट्स को रिप्रेजेंट करना है एक ऐसी इंसिडेंट रे वाली लाइन से, बट ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स कहला रहे, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब मुझे बताओ कि यहां पर ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट वेव फ्रंट्स का और नॉर्मल का, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। विल कॉल दिस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर मुझे ये बताओ कि ये सारी इंसिडेंट वेव फ्रंट्स इस मीडियम से टकराने के बाद क्या बच्चों उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक करके नहीं चली जाएंगी। तो ये जो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक करके जाएंगी, क्या इनको भी हम ऐसे ही नहीं दिखाएंगे कि ये टकरा कर, देखिए ये टकरा कर वापस जो है वो चली गई इस तरह से। तो ये जो वेव फ्रंट्स टकरा के वापस जा रही हैं, अब इनकी प्रॉपर ड्राइंग देखेंगे, मैं सिर्फ फिलहाल आपको टर्म्स एंड डेफिनेशंस बता रहा हूं। देखिए ये जो वेव फ्रंट्स टकरा के वापस चली गई, इनको हम कहते हैं एज द व्हाट, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। वी कॉल देम द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। ये क्लियर हुआ। खैर
अब मुझे बताओ कि देखो ये सारी वेव फ्रंट्स यूं समंदर की लहरें सपोज ऐसे ट्रैवल करती हुई आ रही हैं और वो इस मीडियम से टकरा कर क्या ख्याल है ये वापस इस तरफ ही नहीं चली जाएंगी, तो इनको हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स कहेंगे। देन ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, चाहे रिफ्लेक्शन लाइट की हो चाहे रिफ्लेक्शन वेव्स की हो, वेव फ्रंट्स की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के बिल्कुल सेम रहते हैं। जी अभी 1 मिनट मैं आऊंगा इस बात पे, इसकी प्रॉपर ड्राइंग पे बच्चों आई विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल सिर्फ टर्म्स बता, जस्ट गेट यूज टू दीज टर्म्स जो हमने ऑलरेडी की हुई। तो अब आपने देखो एक बात याद रखनी है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हैं वो वही वाले हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थे। मैं इसकी प्रॉपर ड्राइंग पे आऊंगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हो, ये बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन सिंस आई एम डूइंग द टॉपिक ऑफ वेव्स राइट नाउ, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू वेव्स अब आपको इस तरह बात करूं। तो एक बात बताइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, लॉ नंबर 1 क्या होगा बच्चों, बता सकते हो? तो बिल्कुल सही, लॉ नंबर 1 यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने तो ऑप्टिक्स क्लास में ही किया था ये सब। लॉ नंबर 2 के इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, अब इंसिडेंट रे के बजाय आई विल से इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स एंड, ये बातें पूछ लेता है वो तो आपको पता होना चाहिए, incident wave fronts, reflected wave fronts and the normal, all three lie in the same plane। तो ये हमेशा सेम प्लेन में रहते हैं, इसका याद है मीनिंग समझाया था आप। तो वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ जो है वो लाइट और वेव्स के सेम जी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अच्छा आप सर आइएगा एक और सवाल की तरफ कि देखो मुझे ये बताएं कि जो एक नोट आपने याद रखना, देखिए बच्चों अब आपने पीछे एक वो जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मुझे ये बताएं वेव्स में कौन से 3 वेरिएबल्स ज्यादातर वेव के बारे में डिस्कस होंगे, आइदर उस वेव की स्पीड या वेलोसिटी, उस वेव का फ्रीक्वेंसी और उस वेव का लैम्डा। याद रखिए कि वेव्स के बारे में ना हम वी एफ एंड लैम्डा का हमेशा कंपैरिजन या जिक्र किया करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो नोट मैं लिखवाना चाह रहा उसका पहला बुलेट पॉइंट देखो, मुझे ये बताओ कि रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हो या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, क्या इन तीनों का, इन दोनों की वेलोसिटीज भी सेम ही नहीं रहेंगी? देखो ये बात हमने ये अजम्पशन याद रखनी है कि जो वेलोसिटी, जिस स्पीड से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स टुवर्ड्स द मीडियम चलकर आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मीडियम, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का स्पीड भी एग्जैक्टली उतनी ही लेनी है। तो द वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स and the velocity of the reflected wave fronts will remain same। देखो ये बड़ी अच्छी बात आपके दिमाग में आई कि सर रिफ्लेक्शन से जब समंदर की लहर रियलिटी में उस ब्लॉकिंग वॉल से टकरा के वापस जाती है तो कुछ एनर्जी लूज नहीं कर देती, बिल्कुल करती है, लेकिन कैलकुलेशनों में या थ्योरेटिकली वी विल अज्यूम कि कोई एनर्जी लॉसेस हुए नहीं है। याद हमने पढ़ा था कैलकुलेशंस करते हुए हम कोई एनर्जी लॉस काउंट नहीं करते, वो जो वर्क एनर्जी पावर में कॉन्सेप्ट्स देखे थे। तो आपने याद रखना है कि जी इंसिडेंट वेव फ्रंट्स और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, इन दोनों के स्पीड्स यानी वेलोसिटीज भी सेम होंगी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी इक्वल होंगी, एंड
इनके लैम्डास भी आपस में इक्वल होंगे। तो एक सिंपल सी बात याद करो कि यार ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, velocity of incident wave fronts will be equal to the velocity of reflected wave fronts. Incident wave fronts और reflected wave fronts, इन दोनों के जो velocity है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो सपोज इफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मीडियम एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second, तो after reflection they will be the having the same velocity 10 meters per second। जी बताता हूं ये कैसे फॉर्म होंगी, इसमें आऊंगा। दूसरा पॉइंट के frequency of incident wave fronts that will be equal to the frequency of reflected wave fronts। तो अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट्स की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, तो टकराने के बाद, मीडियम से टकराने के बाद वही वेव्स जब वापस जा रही होंगी रिफ्लेक्ट होकर, तो उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। एंड जो भी लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है वही इक्वल टू द लैम्डा ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हुआ करेक्ट। यानी इन शॉर्ट वी कैन से, नोट ये था कि वी एफ एंड लैम्डा रिमेन इक्वल। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का वेलोसिटी है वो आपस में सेम, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड लैम्डा विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये हमने एक चीज की थी। अब जरा आ जाइए प्रॉपर ड्राइंग इसकी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको जरा इसकी प्रॉपर ड्राइंग का एक केस अब करवा के दिखाऊंगा। आपने देखिए इसको जरा समझना है। वैसे ये उस सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड भी हैं, उनको अगर आप फास्ट ट्रैक देखना चाहो वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी ड्राइंग डी कैसे रखना है वैसे बताया हुआ, इधर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब जरा देखिएगा, इसमें आपने अब एक नई चीज इस पे आना। जरा देखो बच्चों, इसमें अब क्या करना चाहिए, मुझे ये बताओ कि हमें प्रॉपर ड्राइंग ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट्स एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, ये मैं आपको अब एक प्रॉपर ड्राइंग इसकी बताने वाला। जरा एक सेकंड सुनिएगा। प्रॉपर ड्राइंग इस पे आती। नाउ सी, आप लोग ना एक काम करो कि अगेन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, आपने अब क्या करना है जरा ये देखना। आपको इधर ये बड़ा आसानी से समझ में आएगी बात कि मैं क्या करने वाला हूं। देखिए जी, इसमें सबसे पहले आप एक प्रॉपर पेज के मिडिल में जाओ। ये सपोज हमारा वो मीडियम है जिस पे वेव ने आके टकरा के जाना, ठीक है। दिस इज द लोअर पोर्शन ऑफ दिस मीडियम। अब आप एक काम करो, मैं आपको ना बताता हूं कितना क्वेश्चन हमें ऑलरेडी प्रिंटेड मिलेगा, कितना क्वेश्चन आपको पहले से प्रिंटेड मिलेगा। जरा गौर कीजिएगा, इधर सुने। तो इसका ना वो आप बेशक वीडियो विजुअल्स में भी, वेव्स में देखना, आपको मैंने इसका फुल प्रोसीजर उधर भी किया हुआ है। एक दफा यहां भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा सुन लेना ध्यान से। अब देखो, आपको इतना एग्जाम में क्वेश्चन पहले से प्रिंटेड दिया जाएगा कि सी ही विल गिव यू लाइक दिस। अब ये आपको ना उसने इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, ये पहले से इतना पोर्शन आपको प्रिंटेड दिया जाए। आपने फुटरूलर से मुझे एक बात बताओ, क्या इस लैम्डा का डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है? कैन यू मेजर दैट दिस लैम्डा विल बी हाउ मच इफ दिस क्वेश्चन इज प्रिंटेड? सी, इतना आपको प्रिंटेड पहले से सवाल में मिलेगा। आपको मीडियम बना के दिया होगा और इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आपको ड्रॉन दी जाएंगी, बाकी कुछ नहीं गिवन। सवाल उसका है
कि draw the reflected wave fronts in the diagram, on the diagram above. इसका देखिए FAQ ये था कि draw the reflected wave fronts, draw the reflected wave fronts, draw the reflected wave fronts on the diagram shown. अब आपको इंसिडेंट वेव फ्रंट्स तो गिवन है, यू हैव टू बेसिकली ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स. जरा एक मिनट देखिए, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में तो रफ स्केचिंग में आता है, बट थ्योरी में रेयर है कि आए, बट आपको कोर्स में तो आना चाहिए. सुनो, तो आपने लैम्डा उसने दिया हुआ है, इधर देखो, देखिए जब आप खुद सोचो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स पहले से प्रिंटेड मिली हुई हैं, तो क्या मैं यहां से इसका लैम्डा फाइंड कर सकता हूं? इसका लैम्डा ढूंढा जा सकता है? क्या ख्याल? फुट रूलर से मेजर करके आप लैम्डा निकाल सकते हो ना. मैं एक मिसाल देता हूं. सपोज हमें ये 1 सेंटीमीटर्स, हमें ये 1 सेंटीमीटर्स का लैम्डा गिवन है. फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर्स का लैम्डा आपको दिया हो, तो ये सारे लैम्डास देखिए, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 cm होगा, ये भी 1 cm होगा, ये भी 1 cm होगा. तो एक बात बताओ बच्चों, क्या आप इस तरह की 4 पैरेलल लाइनें विद अ लैम्डा ऑफ 1 cm कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अभी? क्योंकि ये प्रिंटेड मिलेगा, बट अभी सवाल भी जाहिर है खुद क्रिएट करना है और आपने वो भी करना है. तो इसका तरीका सुन लो अब, हाउ टू क्विकली क्रिएट दिस क्वेश्चन. देखो, आप एक फुट रूलर से पहले तो यहां पे ना एक कॉपी के मिडिल पेज पे जाओ और एक मीडियम फुट रूलर से बना लो. बन गया? देन आपने क्या करना है कि एक पहली लाइन तो आप ऐसे बना लो, एक कोई सी भी अपनी इंक्लिनेशन पर एक लाइन बना लें ऐसे. उसकी लेंथ कोई भी रख लो, मिसाल चलो ये 3-4 सेंटीमीटर लंबी लाइन आप बना लो. अब एग्जामिनर ने तो ये इतना पोर्शन पहले से प्रिंटेड दिया होगा, तो आपने क्या करना है, लैम्डा को नाप लिया. तो चलो मैं आपको बताता हूं. सपोज इस क्वेश्चन में द लैम्डा इज 1 cm. तो एक बात बताओ बच्चों, इसके पैरेलल इस वेव फ्रंट जो आपने पहली ड्रॉ की, उसके पैरेलल आप और वेव फ्रंट्स बना सकते हो विद अ लैम्डा ऑफ 1 सेंटीमीटर्स? आप बना सकते हो ना उसका लैम्डा. तो जरा जल्दी से ये 4 लाइनें मुझे कंस्ट्रक्ट करके दो, स्पीड अप. क्या करेंगे वैसे? देखो बच्चों, आपने करना यह है कि आप ना यूं करो कि पहली लाइन जो ड्रॉ की है, आप एक इस एज से 1 cm दूर फुट रूलर से इधर एक निशान लगाओ. देखो ना, ये जो पहली लाइन, जब आप पहली लाइन देखो ऐसे बना लोगे, तो अब आपने इस एज से फुट रूलर के जरिए 1 cm दूर एक लाइन लगा लो, और एक इस एज से 1 cm दूर एक लाइन लगा लो. तो यार इन दो डॉट्स को जोड़ोगे तो ये एग्जैक्ट पैरेलल लाइनें नहीं बनेंगी. सी, दिस वाज कॉमन सेंस कि पहली लाइन जिस मर्जी इंक्लिनेशन पे बना लो. अब इस किनारे से कम 1 cm दूर फुट रूलर के जरिए, और इस किनारे से भी 1 cm दूर इधर एक डॉट लगा लो, और इन दोनों डॉट्स को जोड़ दो. तो क्या इन दोनों के दरमियान लैम्डा 1 cm वाला 2 पैरेलल लाइनें नहीं बन जाएंगी? फिर इसी तरह पहली लाइन बना ली, दूसरी बना ली. अब इस सेकंड लाइन से इस एज से 1 cm दूर आओ, इस एज से 1 cm दूर आओ, और फुटे से इसको जोड़ लो डॉट्स लगाकर. फिर इस लाइन से इस किनारे से 1 cm इधर, इस कॉर्नर से 1 cm इधर. तो इस तरह 4 पैरेलल वेव फ्रंट्स बन नहीं जाएंगे? जरा क्विकली ड्रॉ करो, क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. नाउ सी, आई वाज सेइंग कि this is the question that is printed and given to you in the exam. It will be already printed itna portion. He will give you 3-4 wavefronts, and he'll give you the medium, and he'll ask you to draw the reflected wave fronts on the diagram shown. वैसे एक बात बताइए, imagine this is a harbor wall. ये वो जो कोस्ट लाइन पे सपोज पानी को
सिटी में अंदर आने से, कोस्टल लैंड में अंदर आने से रोकने वाली, अक्सर आपने देखा ना कुछ मुल्कों में ऐसे एक दीवार भी बनाई जाती है कि कभी पानी बहुत राइज हो जाए तो कहीं कोस्टल एरिया के अंदर ना आए। तो ये वो मीडियम वॉल है सपोज ऐसे, और इधर से आप इंसिडेंट वेव फ्रंट्स ट्रैवल करके आ रही हैं टुवर्ड्स दिस वॉल। एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्ट करके वापस कैसे जाएंगी? देखिए ये वेव फ्रंट्स ट्रैवल करते करते आ रही हैं ऐसे, तो टकराने के बाद, डोंट यू थिंक टकराने के बाद दे विल रोटेट एंड दे विल स्टार्ट गोइंग बैक लाइक दिस, इस रुख में ऐसे वापस जाना शुरू करेंगी। तो ऐसे लाइट, ये जो सॉरी ऐसे वेव फ्रंट्स आ रही थी एंड टकराने के बाद दे विल गो बैक लाइक दिस। तो आपने ये चीज समझने, इस इफेक्ट को डायग्राम पे कैसे दिखाना, मुझे ये बताओ। इन इंसिडेंट वेव फ्रंट्स का पाथवे एक इंसिडेंट रे की लाइन ना बना ले। अब वो लाइन कैसे बनेगी जरा ये देखिएगा, वैसे ही तुक्का लगा के नहीं। आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने किसी एक वेव फ्रंट को आपने कंसिडर किया, चाहे ये एंड वाली ले लो चाहे ये फर्स्ट वाली ले लो। चलो मैं यूं करता हूं, इस एंड वाली को या फर्स्ट वाली, चलो ये भी ठीक है, फर्स्ट वाली ले लो या कोई सी भी इनमें कंसिडर की जा सकती। इसका एग्जैक्ट मिडल पे आप ऐसे लाकर डी रख दो। इस वेव फ्रंट का फुटरूलर से एग्जैक्ट मिड नापो और यहां पर आप डी को ऐसे प्लेस करें कि डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन छुप जाए। तो इधर आप उसका 90 का निशान मार्क कर लीजिए ऐसे, और 90 का निशान जब आपने मार्क कर लिया तो देखो इधर आपने जो एक शार्प खड्डा लगाया हुआ है, जो इस पूरे वेव फ्रंट का एग्जैक्ट मिडल था, इधर एक डॉट लगाओ और यहां पर आप डी को इस डिजाइन में रखो। डी को इस डिजाइन में रखकर 90 का निशान मार्क करो और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इन दोनों डॉट्स को अब हम जोड़ेंगे जब, तो क्या ये आपके पास एक इंसिडेंट रे वाली लाइन सी नहीं बन जाएगी? और वो इन सारी वेव फ्रंट्स के साथ कितने का एंगल ऑटोमेटिकली बना रही होगी? क्या 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बनाएगी? ये बातें अकल से सोचो भाई, ये कोई नया काम नहीं कर रहा। तो आपने सबसे पहले इस पहली प्रिंटेड वेव फ्रंट का एक एग्जैक्ट मिड में डॉट लगाया शार्प, और उधर रखा आपने डी ऐसे कि डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन छुपा दी, 90 का निशान मार्क किया और अब इन दोनों 90s के निशान को ऐसे जोड़ा टिल इट टचेस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीडियम को जाकर, और इसके साथ एक एरो लगा दिया कि ये हमारा, ये लाइन असल में क्या बता रही है? ये लाइन बता रही है कि आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट्स इस लाइन के अलोंग ऐसे टुवर्ड्स द मीडियम आ रहे थे। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स ऐसे टुवर्ड्स द मीडियम आ रहे। ये बात समझ में आई सबको? तो ये जवाब आपने जब इसमें लिखा ऐसे, तो ये मुझे जल्दी से इसकी लाइन मुकम्मल करके दिखाई। तो आपने ऐसे ना एग्जैक्ट इसके सेंटर पे डॉट बनाया, ऐसे डी रखा, 90 का निशान मार्क किया और इन दोनों डॉट्स को ऐसे करके आपने यूं जोड़ दी फुटरूलर से एडजस्ट करके। तो वो खुद ब खुद देखो, जब आपने सुनो, आपने जब इस पहली वेव फ्रंट का मिड लिया था तो वो बाकियों के मिड से वैसे ही पार करके जाएगी, तो वो फिर हमें नहीं सोचना। तो अब दिस इज दैट लाइन along which these wave fronts were traveling towards the harbor wall or the medium। तो इस लाइन को आप ऐसे एक एरो सा मार्क करो, तो ऑटोमेटिकली देखना ये सारे एंगल्स खुद ब खुद इधर से 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। क्लियर हुआ? तो जल्दी से जरा मुझे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये लाइन बना के जरा जल्दी से दिखाइए। वंस यू आर ड्रॉन, तो ये जो नुक्ता है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बताओ इस पॉइंट पर हाउ विल यू ड्रॉ अ नॉर्मल? अब आगे का प्रोसीजर समझ आ रही? जैसे लाइट का चैप्टर में किया था यार, कट कॉपी वही है। अब देखो ना, आपने इधर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन,
इधर आपने डी को अब ऐसे प्लेस किया, डी को ऐसे रखकर इधर 90 का निशान मार्क किया, और ये लाइन आपकी कौन सी लाइन होगी बोलो? तो मेक अ शार्प डॉट हेयर एंड देन प्लेस योर डी लाइक दिस, प्लेस अ 90 का निशान, एंड देन वो दोनों निशानों को ऐसे जोड़ के आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। तो नॉर्मल ड्रॉ करना भी हम सबको आता है। तो सी हमने सपोज यहां पे नॉर्मल जो बनाया, नॉर्मल बनाने के लिए आपने फर्ज कीजिए वो 90 का निशान लगाना हमें आता है। तो दिस इज हाउ सपोज यू ड्रीव द नॉर्मल। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अगर ये सपोज नॉर्मल है, तो बताओ ये हमारा एंगल ऑफ क्या होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होना चाहिए। दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अग्रीड? तो अब रिफ्लेक्शन है, तो इस एंगल को आप नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या इस एंगल को अपनी अपनी ड्राइंग्स के हिसाब से जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, क्या उसको मेजर नहीं किया जा सकता? कर सकते हो ना? तो फिर क्या करेंगे? अब इसको डी रखना आता है ना, इस एंगल को मेजर करना है, तो याद है नॉर्मल शुड एक्ट एज द व्हाट? नॉर्मल शुड एक्ट एज द बेस लाइन। तो एक बात बताइए, अब इस एंगल को आपने अगर मेजर करना है तो डॉट पे डॉट, लाइन पे लाइन, और डी को आपने ऐसे प्लेस करना। तो अब इस साइड ऑफ द लाइन नॉर्मल को छुपाया हुआ है, तो यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो भी है, मिसाल ले रहा हूं, मेरा आंसर सपोज 60 डिग्री आता है, आपका जो भी आ रहा है आप वो लिखो। क्लियर है? और अब मुझे बताओ, क्या मैं बच्चों जिस तरह ये इंसिडेंट रे की लाइन बनाई थी और ये नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, अब उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मैं एक रिफ्लेक्टेड रे पहले ड्रॉ कर सकता हूं? ये सब पुराना काम, कुछ नया नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापने के लिए ये डॉट पे डॉट और लाइन पे लाइन रख के डी को अब ऐसे प्लेस नहीं करेंगे। तो अब जिस साइड ऑफ द डी को छुपाया वहां से 10, 20, 30, 40, 50, 60 का निशान लगाकर इधर से आप इस लाइन को आप ऐसे ले जाएंगे। तो ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मिसाल 60 आ जाएगा। जो आपका आ रहा है आप वो लिखो। तो रिफ्लेक्टेड रे आपने यूं ड्रॉ कर ली। अब रुकना, मैं जो बात इसके बाद करूंगा आपने पहले उसको समझना है। जल्दी से इसको पूरा करो। लेट्स कंप्लीट द डायग्राम देन फिनिश द क्लास। पहले जरा इसको करो। तो सी, इधर तक ड्राइंग बन गई कि आपने ये लाइन दिखाई कि इंसिडेंट वेव फ्रंट्स वर कमिंग अलोंग दिस लाइन, आफ्टर स्ट्राइकिंग द हार्बर वॉल और द मीडियम they will start bouncing back along this line। तो अब जब ये बना लो, तो अब आ जाइए, देखो जैसे इसने ये 4 इंसिडेंट वेव फ्रंट्स शो की हैं, तो हमने 4 रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स ही बनानी है। लेकिन जितना इनका लैम्डा है उतना ही उन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स का लैम्डा भी होना चाहिए। नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स भी सेम दिखाओ ताकि वो सेम फ्रीक्वेंसी वाला इफेक्ट भी बीच में आ जाए। तो क्या करूं? जरा अकल करो बच्चों। वैसे एक सबसे पहली वेव फ्रंट देखो, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स भी इस डिजाइन की ही नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स इस रिफ्लेक्टेड लाइन के साथ 90 के एंगल्स नहीं बना रही होंगी। 90 के परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो लाइन। क्योंकि देखो ये वाली लाइंस भी आपने, ये वेव फ्रंट सारी गौर करो, सी ऑल दीज वेव फ्रंट्स दे वर मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना? 90 डिग्रीज विद द इंसिडेंट रे। तो फिर रिफ्लेक्ट करके भी 90 डिग्री के एंगल्स ही नहीं बनेंगे। क्या ख्याल? तो आपने पहली वेव फ्रंट तो इस रिफ्लेक्टेड रे पे कहीं भी ड्रॉ कर ली। तो मैं थोड़ा सा दूर जाके पहली वेव फ्रंट तो बना लूंगा ऐसी, बट मेक श्योर ये एंगल कितना हो? 90 डिग्री का। जरा अकल से सोचो,
पहली परपेंडिकुलर वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करूं। देखो पहली वेव फ्रंट के लिए आप कोई सा इधर एक डॉट खड्डा सा बना लो। ये जो मैं बना के आपको दिखा रहा हूं, इधर आप एक खड्डा सा कहीं भी ड्रॉ करो और यहां पर एक आप रख दो डी। तो कोई सी भी एक इस रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर इधर एक डॉट सा बनाओ शार्प, और यहां पे डी ऐसे रख दो। तो मुझे बताओ 90 का निशान मार्क करोगे तो क्या इन दोनों डॉट्स को जोड़ूं तो ये आपकी पहली रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर वेव फ्रंट क्रिएट नहीं होगी ये वाली। जरा यस करो, समझ आई अकल से। तो मैंने डॉट मार्क करके इधर डी रखा है ऐसे पहले, ठीक है। और यहां पे मैंने एक डॉट लगा के इन दोनों डॉट्स को ऐसे मैंने यूं करके जोड़ दिया। देखो इस लाइन की लंबाई, इसकी जितनी लंबाई है इसकी उतनी लंबाई होना जरूरी नहीं है। हो जाए तो गुड इनफ, ना हो तो कोई नहीं, लेकिन लैम्डा दोनों का सेम होना जरूरी है। तो आपने पहली वेव फ्रंट, अब देखो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर वाली, देखो ये 90 डिग्री का निशान नहीं बन गया ऐसे। तो ये 90 डिग्री पे, सी दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट शुड मेक एन एंगल ऑफ 90। तो एक बात बताओ, आपने अभी ऊपर फैक्ट पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट्स एंड लैम्डा ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स आर ऑल इक्वल। तो फिर अगर एग्जामिनर ने इनका लैम्डा आपको 1 cm दिया हुआ था, मिसाल आपने जो रूलर से नापा था, ये तो प्रिंटेड गिवन थे ना, तो इनका लैम्डा तो आपने मेजर किया था। सपोज हमने कहा 1 cm, तो अब मुझे बताओ कि वही कार्रवाई रिपीट ना करूं कि फुट रूलर से मैं इस एज ऑफ द लाइन से 1 cm दूर एक डॉट ना लगा लूं, और इस एज से भी फुट रूलर से 1 cm दूर एक डॉट ना लगा लूं। उन दोनों डॉट्स को जोड़ूंगा तो ये दूसरी वेव फ्रंट नहीं बन जाएगी। तो अब आप इस एज से भी 1 cm दूर आ गए, इस एज से भी 1 cm दूर आपने रूलर से लगाया और इनको जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली चूंकि पैरेलल लाइन है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये खुद ब खुद 90 बन रहा हो। हाँ, ये फर्क नहीं पड़ता कि इसका ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये हो, इससे कोई फर्क नहीं। कहीं भी इस रिफ्लेक्टेड रे पे आप पहली वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो, इधर करीब कर सकते हो या इधर इवन बहुत दूर कर सकते हो। बट पहला बना के देखो, फिर इस एज से 1 cm दूर यहां फुटे से नापा, इस एज से 1 cm दूर इधर नापा, और ये लाइन लगा। देखो ना, दो पैरेलल लाइनें ड्रॉ करने का टेक्निक पता ना, कि इस एज से भी आप 1 cm दूर चले जाओ, इस एज से भी 1 cm दूर चले जाओ, दो न्यू डॉट्स आ जाए, उन दो न्यू डॉट्स को जोड़ो तो ये दो बिल्कुल पैरेलल लाइनें ऐसे देखो बन गई। इसी तरह अब जरा आप देखिए इसमें, जब आप जाएंगे इस डॉट से, अब इधर से 1 cm दूर चले जाओ, इससे 1 cm दूर, तो ये आपका एक दूसरा तीसरा वेव फ्रंट बन गया। तो इसी तरह आपने 4 वेव फ्रंट्स, मुझे बताइए क्या अब ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स क्रिएट नहीं हो गए? दीज वर द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स, और ये होंगे कौन से वाले? इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। बच्चों जरा यस करो, सबको बात बिल्कुल सही समझ आई? इजी है, बस आपने थोड़ा इसको सोच के करना था।